पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सारिका कैसे एक भयानक हादसे की गवाह बनी। एक अनजान आदमी उसकी बाहों में दम तोड़ गया और उसी पल से सारिका की जिंदगी में अजीब डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। रात को सर में तेज दर्द, कमरे की लाइट्स का झपकना और फिर आईने में दिखाई देने वाली एक लंबी काली परछाई जो मानो उसे घूर रही थी। धीरे धीरे सारिका का बर्ताव बदलने लगा। कभी घर वालों से छुप जाना, कभी बेमतलब मुस्कुराते रहना, और फिर वो पल जब उसने रोहन पर गर्म चाय फेंक दी। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब उसके शरीर ने इंसानी हरकतें करनी बंद कर दी। उसकी गर्दन अनहोनी तरह से मुड़ने लगी, चेहरे पर एक मौत जैसी मुस्कान फैल गई और उसने अचानक रोहन का गला दबोच लिया। टकराकर गिरने से सारिका का सर फट गया, लेकिन अस्पताल में होश आने पर उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ किसी और का लग रहा था। उसकी पुतलियां सफेद हो चुकी थीं और वो रोहन को घूर कर बोली, क्या हुआ, डर गए? ये तो बस शुरुआत है, बदला तो अभी बाकी है। क्या? कैसा बदला? ये क्या बोल रही हो तुम सारिका? अचानक तुम्हें क्या हो गया है? रोहन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सारिका ने अचानक अपने सिर को जोर से पकड़ लिया, जैसे उसके दिमाग में कोई भारी हथौड़ा बज रहा हो। वो दर्द से करा उठा। घबराया हुआ रोहन तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर भागा। बाहर आते ही उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिख रही थी। क्या हुआ रोहन बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सारिका की तबीयत अब ठीक है, टेंशन मत लो। नहीं आंटी, बात वो नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सारिका के अंदर कोई और है। वो सारिका है ही नहीं। क्या आप कहना क्या चाहते हो रोहन? रोहन जो कह रहा है वो मैं समझ रही हूँ। कुछ दिन से सारिका अजीब तरह बर्ताव कर रही है, जैसे उसके अंदर कोई और ही बस गया हो। मुझे लगता है हमें उसे पंडित जी को दिखाना चाहिए। हाँ आंटी, बिल्कुल। पंडित जी से बात करेंगे तो कम से कम मन को तसल्ली होगी, और अगर कुछ गड़बड़ है तो वो भी पता चल जाएगा। अगले दिन सारिका को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया। घर की चिंता घेरे हुए गौतम तुरंत पास के मंदिर पहुंचा और पंडित जी को सारी बातें बता दी। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो। मैं कल सुबह तुम्हारे घर आऊंगा। शाम के समय ऐसे मामलों में जाना ठीक नहीं होता। ठीक है पंडित जी, आप सुबह आ जाइएगा। अच्छा सुनो, ये लो रक्षा सूत्र, इसे अपनी बहन की कलाई पर बांध देना। अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो ये उसे बचा लेगा। जी पंडित जी, मैं इसे वहीं बांध दूंगा। गौतम पंडित जी से वो रक्षा सूत्र लेकर घर के लिए निकल गया। रास्ते में वो एक दुकान पर सामान लेने रुका। जैसे ही उसने पैसे देने के लिए अपनी जेब से वॉलेट निकाला, उसी वक्त उसकी जेब में रखा रक्षा सूत्र नीचे सड़क पर गिर गया। उसे इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। घर पहुंचने पर उसने जेब टटोली तो रक्षा सूत्र कहीं नहीं मिला। अरे, मैंने तो इसे यहीं जेब में रखा था। समझ नहीं आ रहा कहाँ चला गया। मैंने कहा था ना, ध्यान रखना, कहीं रास्ते में गिराकर आ गया होगा। पता भी है कितना जरूरी था वो। लगता है दुकान में जब पैसे दे रहा था तभी गिर गया होगा। लेकिन आप चिंता मत करो माँ, पंडित जी कल सुबह घर आने वाले हैं। ये सारी बातें कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी सारिका सुन रही थी। गौतम की बात सुनते ही उसका चेहरा तमतमा कर काला पड़ गया, जैसे अंदर कोई और ही जाग उठा हो। वो पंडित यहाँ तब आएगा जब मैं उसे आने दूंगी। इसके शरीर से कोई नहीं निकाल सकता मुझे। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये कहते हुए सारिका के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। अगली सुबह सब पंडित जी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफी देर गुजर गई, फिर भी वो नहीं आए। अब तक तो आ जाना चाहिए था। तू एक बार फिर मंदिर जाकर देख, हो सकता है भूल गए हों। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर देखता हूँ। अगर भूले भी होंगे तो मैं साथ लेकर आ जाऊंगा। गौतम जैसे ही मंदिर पहुंचा, पंडित जी के शिष्य ने जो बताया उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या पंडित जी को अचानक लकवा? कल तक तो बिल्कुल ठीक थे। पता नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं हुआ उनके साथ। उन्हें कोई बीमारी भी नहीं है, न दवाई न कमजोरी, कुछ भी नहीं। अचानक ऐसा कैसे हो गया, कोई समझ नहीं पा रहा। गौतम गहरी चिंता में डूबा घर पहुंचा। बात सुनते ही सडला के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने कहा था ना, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है।
जो भी है, पंडित जी को घर में आने ही नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर वो एक बार घर के अंदर आ गए तो सब राज खुल जाएगा। माँ इतना मत सोचो, जरूरी नहीं कि यही वजह हो। इंसान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल मैं किसी और पंडित जी को बुला लूंगा, आप चिंता मत करो। घर में यही चर्चा चल रही थी कि तभी लैंडलाइन बजने लगी। सरला ने रिसीव किया। सामने रोहन की माँ मधु थी। बहन जी, मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि हमने शादी की तारीख तय कर दी है। अगले 6 महीनों तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं था, तो 15 दिन बाद का दिन मिला है। पता है जल्दी है, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चों की शादी जल्दी हो जाए। रोहन भी इंडिया वाला काम बंद कर चुका है और विदेश में काम करने की सोच रहा है। ठीक है बहन जी, जैसा आपको सही लगे वैसा ही करते हैं। वैसे भी शादी आज नहीं तो कल करनी ही है। बस अब इतनी जल्दी में हमें आज से ही सारी तैयारियां शुरू करनी पड़ेंगी। शादी सिर्फ 15 दिन बाद तय थी। घर पर हलचल बढ़ गई। सजावट, खरीदारी, रिश्तेदारों के फोन और इन सब के बीच कोई धीरे धीरे सारिका की हालत ही भूल गया। दिन बीते और वो दिन आ गया, सारिका की शादी का दिन। बारात आने में बस कुछ ही समय बाकी था। सारिका दुल्हन का लाल जोड़ा पहनकर अपने कमरे में तैयार हो रही थी। जेवरी, मेकअप और चेहरे पर हल्की शांति, लेकिन उसकी आंखों के भीतर कहीं एक ठंडा सन्नाटा छिपा था। तैयार होने के बाद उसने सबको बाहर भेज दिया। फिर धीरे से अपनी अलमारी खोली और वहां से एक कुर्ता निकाला। वही कुर्ता जिस दिन उसके दफ्तर के सामने वो एक्सीडेंट हुआ था और उस अजनबी आदमी का खून उस पर लगा था। सारिका ने वो दाग कभी नहीं धोए थे, बल्कि कुर्ते को यूं ही संभाल कर रख लिया था। आज उसने वो कुर्ता खोला। जहां जहां खून के निशान थे वहां से कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े काटे और उन्हें अपने लहंगे के दुपट्टे में कसकर बांध लिया। अगर आज मैं इसके साथ बंधी नहीं तो इसके साथ जा भी नहीं पाऊंगी। इस बंधन के लिए ये करना जरूरी है। उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान थी, ठंडी, निर्जीव और कुछ खास इंतजार करती हुई। तभी दरवाजा खुला। सरला अंदर आई। उन्होंने अपनी दुल्हन बनी बेटी को देखा और आंखें नम हो गईं। उन्होंने प्यार से उसे गले लगा लिया। मेरी बच्ची, ससुराल जाकर अपना ख्याल रखना और अगर कभी कोई परेशानी हो तो बेझिझक यहाँ चली आना। ये घर कल भी तेरा था, आज भी तेरा है और हमेशा रहेगा। बारात आ गई है, चल। और सुन, ये लोहे की कील अपने पर्स में रख ले। फेरों के समय ये तुझे बुरी शक्तियों से बचाएगी। माँ, मुझे बस 1 मिनट, मैं बाथरूम जा रही हूँ। आप कील को बेड पर रख दो। कमरे से निकलते हुए मैं बैग में डाल लूंगी। ठीक है बेटा, मैं बाहर ही हूँ। सरला जैसे ही बाहर निकली, सारिका ने तेजी से चादर को हाथ से झटक दिया और लोहे की कील बिस्तर के नीचे लुढ़क कर गायब हो गई। कुछ मिनट बाद वो कमरे से बाहर आई। शादी की रस्में शुरू हो गई। गीत, पंडित की आवाजें, हंसी, कैमरे की फ्लैश। लेकिन जब फेरों का समय आया, उसी वक्त वो परछाई, वो ठंडी आत्मा सारिका के साथ साथ फेरे ले रही थी। आज एक नहीं, 2 आत्माएं बंध रही थीं। एक शादी का बंधन और एक बदले का बंधन। रात को सभी रस्में पूरी हो गई। सारिका अपने ससुराल पहुंची और आज थी उसकी पहली रात। वो कमरे में आई, हाथ में गर्म दूध का गिलास लिए रोहन के लिए, और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, धीमी, खतरनाक और अजीब रूप से शांत। ये लो, पी लो इसे। बहुत प्यार से तुम्हारे लिए बनाया है मैंने। अगर इतना प्यार से कहोगी तो मैं तुम्हारे हाथ का जहर भी पी जाऊंगा। सोच समझ कर बोलो रोहन, क्या पता इस दूध में वाकई जहर हो और इसे पीने के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए। सारिका, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? पहले तो तुम कभी ऐसा जवाब नहीं देती थी। अरे बाबा, मजाक कर रही थी। तुम भी ना आजकल हर बात पर नाराज हो जाते हो। ये लो, जल्दी पी लो। सारिका ने दूध का गिलास रोहन की ओर बढ़ा दिया। रोहन ने गिलास पकड़ा ही था कि ठक 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 दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। रोहन, दरवाजा खोलो बेटा, जल्दी खोलो, और वो दूध मत पीना। दूध मत पीना? माँ ऐसा क्यों कह रही है? जल्दी दरवाजा खोलो। सारिका का चेहरा एक पल में गुस्से से तमतमा गया। ना चाहते हुए भी उसने दरवाजा खोला। मधु भीतर घबराई हुई दौड़ते हुए आई। बेटा, तूने दूध पिया तो नहीं? नहीं माँ, लेकिन ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या हुआ है?
अभी मैं रसोई में गई थी तो देखा जिस पतीले में दूध था उसमें छिपकली गिर गई थी। उसका जहर दूध में घुल गया होगा। अगर तू पी लेता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। क्या? लेकिन जब मैं दूध लेकर आई थी तब तो ऐसा कुछ नहीं था। शायद मेरे आने के बाद गिरी होगी। वो जो भी हो बहू, लेकिन इस दूध को जाकर गिरा दे। खामखा किसी ने पी लिया और उसे कुछ हो गया तो ठीक नहीं होगा। जी माँ जी। सारिका ने टेबल पर रखा हुआ दूध का ग्लास उठाया और उसे किचन में लेकर गई। उसने सारा दूध सिंक में गिरा दिया, लेकिन उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अगर ये बीच में ना आई होती तो अब तक इसका खेल खत्म कर चुका होता। मैं पहली रात ही जान ले लेता इसकी। जान तो मैं इसकी उसी दिन ले लेता, मगर। अरे भाभी, आप खुद से क्या बातें कर रही हैं? कुछ चाहिए था क्या आपको? मैं दे देती हूँ। नहीं नहीं, बस कुछ नहीं चाहिए। बहुत रात हो गई है और तुम भी थक गई होगी ना। जाओ, जाकर सो जाओ। विनीता भी अपने कमरे में चली गई। सारिका जब कमरे में वापस गई तो रोहन बहुत घबराया हुआ था। क्या हो गया? इतना घबरा क्यों रहे हो? तुम भी ना दिन पर दिन डरपोक होते जा रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है सारिका? पहले तो मेरी बहुत चिंता रहती थी तुम्हें, और अब इतना बड़ा नुकसान होने से बचा है और तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे इस टाइम तुमसे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, इसलिए प्लीज अभी कुछ मत बोलो और सो जाओ। रोहन ने रूम की लाइट्स ऑफ की और चादर ओढ़कर सो गया। कुछ देर बाद उसे कमरे में खटखट की आवाज सुनाई दी। उस आवाज से उसकी आंख खुल गई। उसने अपने बगल में देखा तो सारिका वहां पर नहीं थी। सारिका, सारिका कहाँ पर हो तुम? ये आवाज तुम ही कर रही हो क्या? चुप। सारिका, सारिका कहाँ पर हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? देखो, मुझे डराना बंद करो। मुझे ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। कुछ देर पहले आने वाली वो खटखट की आवाज बंद हो गई थी, मगर दोबारा से वो आवाज फिर से शुरू हो गई। रोहन ने हर जगह नजर घुमाकर देखा, मगर उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो आवाज कहां से आ रही है। सारिका भी न जाने कहां थी। वो घबराकर जोर जोर से सांसें लेने लगा और उसने उसकी गर्दन को बुरी तरह जकड़ लिया। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। तुझे छोड़ने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ मैं। तुझे खत्म करने आया हूँ। अपना बदला लेने आया हूँ। उसने रोहन को जोर का धक्का मारा। रोहन दूर जाकर फर्श पर गिर पड़ा। डर के मारे वो पीछे की ओर सरकने लगा और सारिका धीरे धीरे उसके करीब बढ़ती चली आई। लगता है तेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है रोहन, इसलिए तुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। न वो रात याद है, न मेरा एक्सीडेंट। क्या? कौन सा एक्सीडेंट? तुम कौन हो? किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे तो तू अच्छी तरह पहचानता है। अब नाटक करने की जरूरत नहीं। 25 फरवरी को तू जानबूझकर शहर से बाहर चला गया था, ताकि जब तू मुझे मरवाए तो किसी को तुझ पर शक न हो और आराम से मेरे सारे शेयर्स तेरे नाम ट्रांसफर हो जाए। और ये सब तेरी प्यारी सारिका भी जानती थी। नमन? हाँ, नमन। बहुत जल्दी पहचान गया ना? अच्छी बात है। कम से कम मरने से पहले तुझे ये तो पता चलेगा कि तू क्यों मर रहा है। नहीं नमन, प्लीज छोड़ दे मुझे। जो भी किया अनजाने में किया। लालच आ गया था मन में। मैं तुझे मारना नहीं चाहता था। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। बस बहुत हो गया। अगर तू मुझे मारना नहीं चाहता था तो मेरा एक्सीडेंट करवाया ही क्यों था? कुछ दिन पहले रात के 11 बज रहे थे। रोहन अपने स्टडी रूम में अकेला बैठा था। टेबल पर विस्की का गिलास, लैपटॉप खुला हुआ और फोन कान से सटा हुआ। सुनो, कल 25 फरवरी है। ठीक शाम के 7 बजे के आसपास नमन ऑफिस से अपनी काली बाइक पर निकलेगा, उसी मोड़ पर जहां स्ट्रीट लाइट खराब रहती है। बस एक जोर की टक्कर, ब्रेक फेल का एक्सीडेंट लगना चाहिए। बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, समझे? दूसरी तरफ से हल्की हामी की आवाज आई। और हाँ, वहां से तुरंत गायब हो जाना। सीसीटीवी में कुछ नहीं आना चाहिए। पैसे डबल कर दूंगा, बस काम हो जाना चाहिए। मेरे सारे शेयर्स मेरे नाम हो जाने चाहिए। वो फोन काटकर ग्लास उठाता है और एक घूंट में खाली कर देता है। सॉरी नमन भाई, बिजनेस है, पर्सनल कुछ नहीं। उसी शाम ठीक 7 बजे नमन अपनी बाइक पर तेज रफ्तार से जा रहा था। अचानक सामने से एक ट्रक ने उसे टक्कर मारी। बाइक हवा में उछली। नमन दूर जा गिरा। सड़क पर खून की लकीरें बन गई। सारिका को सब पहले से पता था। वो जानबूझकर मौके पर पहुंची। नाटक करने के लिए चीखी चिल्लाई, रोई, मानो नमन को बचाना चाहती हो। लेकिन नमन मरने से पहले सब समझ चुका था।
उसकी आत्मा उसी पल सारिका के शरीर में समा गई थी, ताकि अब सारिका के ही हाथों से रोहन और सारिका दोनों से अपना बदला पूरा कर सके। मैं मानता हूं जो हुआ बहुत गलत हुआ। जितने चाहे शेयर्स ले लो, सारी संपत्ति ले लो। प्लीज नमन, मुझे छोड़ दे, माफ कर दे मुझे, प्लीज। सारिका, जिसके अंदर अब नमन था, ने गुस्से से रोहन की तरफ देखा। उसने रोहन को जोर से धक्का दिया। रोहन लड़खड़ाकर बेड के कोने से टकराया। उसका सिर फट गया और खून की धार बहने लगी। सारिका ने उसे कॉलर से पकड़कर घसीटा, खिड़की की ओर ले गई और बार बार उसका सिर दीवार पर दे मारा। कमरे की दीवारें, फर्श सब खून से तर हो चुके थे। रोहन की सांसें थम चुकी थी। सारिका ने रोहन के निर्जीव शरीर को खिड़की से नीचे फेंक दिया, फिर पास रखे चाकू को उठाया, अपनी गर्दन पर गहरा घाव किया और खुद भी खिड़की से छलांग लगा दी। जिस धोखे ने नमन की जान ली थी, उसी एक रात में नमन ने दोनों से अपना पूरा बदला वसूल कर लिया। शायद अब उसकी आत्मा को चैन मिल गया हो और वो मुक्ति की ओर चल पड़ा हो।